वेलकम टू भारतीय राजपूत क्लासेस। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द दिल्ली सल्तनत, जो कि 1206 टू 1290 तक था। पहले के लेसन्स में हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि बहुत सारे स्मॉल किंगडम्स में डिवाइडेड था दिल्ली इंडिया, है ना, फ्रॉम द ईयर टू 1000 to 1200, बट आफ्टर 1200 द तुर्क्स केम टू इंडिया and established a powerful kingdom around the Delhi in North India side. So this kingdom came to be known as the Delhi Sultanate, and this kingdom is known to be as Delhi Sultanate, and its Sultan. And the word Sultan means ruler, यानी कि सुल्तान को अरबिक में रूलर कहते थे. Hence the Sultanate means kingdom, and because of that Sultanate को किंगडम कहा गया. तो इस लेसन में हम यही पढ़ेंगे कि हाउ द तुर्क सुल्तान्स एस्टेब्लिश देयर किंगडम इन दिल्ली. दिल्ली में कैसे उनका किंगडम फैला. इस मैप में आप देख सकते हैं जगह इंडिकेट कर रही है यहाँ पे कि किस हिसाब से उनका दिल्ली सल्तनत का राज फैला हुआ है ये. ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं. मोहम्मद गौरी. इन दोज डेज अफ़गानिस्तान, अ कंट्री टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया, इंडिया के नॉर्थ वेस्ट साइड में एक कंट्री थी अफ़गानिस्तान, वॉज डिवाइडेड इंटू मैनी स्मॉल किंगडम्स दैट वर रूल्ड बाय सुल्तान्स फ्रॉम टर्की. और वो जो जगह थी, कंट्री था अफ़गानिस्तान, वो भी डिवाइडेड था बहुत छोटे छोटे किंगडम्स में. दैट वर रूल्ड बाय सुल्तान्स फ्रॉम टर्की के सुल्तान्स के द्वारा रूल किया जाता था. दीज तुर्क सुल्तान्स वर कॉन्स्टेंटली एट वॉर विद ईच अदर टू एक्सपेंड देयर टेरिटरीज लाइक इंडियन किंग्स. तुर्क सुल्तान्स वर ऑल्सो कॉन्स्टेंटली एट वॉर, हमेशा लड़ाई की मूड पे रहते थे, लड़ाई के उस पर ही रहते थे ताकि वो एक दूसरे की जगह को कैप्चर करके अपनी टेरिटरी को बढ़ा सकें. अमॉन्ग देम वॉज मोहम्मद गौरी, द सुल्तान ऑफ द स्मॉल प्रिंसिपैलिटी ऑफ घोर. जो मोहम्मद गौरी था, ही वॉज ऑल्सो अ सुल्तान ऑफ अ स्मॉल प्रिंसिपैलिटी of Ghor. He tried to expand his empire into Iran but was defeated by the Shah of Khurasan. तो ये क्या कर रहा था कि he also wanted to extend his empire in Iran, है ना, but he was defeated by the Shah of Khurasan, a kingdom in eastern Iran, जिनका kingdom मतलब जिनका राज्य कहाँ पे था, ईरान east side. He then had no alternative but to turn his attention east towards India. तो अब उसके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं बचा, क्योंकि वहाँ से तो वो हार रहा था. तो इसने अपना पूरा अटेंशन ईस्ट वर्ड्स यानी कि भारत की तरफ लगा दिया. तो गौरी कनकर्ड मुल्तान इन द पंजाब. उसने मुल्तान यानी कि पंजाब का मुल्तान रीजन, पंजाब रीजन का मुल्तान एरिया, एंड देन अटैक्ड गुजरात. उसके बाद गुजरात में अटैक किया. वो बट गुजरात वॉज अ वेरी प्रॉस्परस एंड अ पावरफुल किंगडम एट द टाइम बिकॉज ऑफ इट्स सी ट्रेड, क्योंकि वहाँ पे समुद्री व्यापार होता था. इस कारण गुजरात एक बहुत ही वेल्दी और बहुत ही ताकतवर राज्य था उस समय में. तो इट्स चालुक्य किंग भीम जो थे डिफीटेड हिम इन बैटल. गौरी को उन्होंने हराया. द तुर्क सुल्तान देन डिसाइडेड टू फर्स्ट गेन कंट्रोल ओवर पंजाब. तो उसने ये सोचा कि पहले मैं पंजाब में कंट्रोल कर लेता हूँ. हुज रूलर्स वर नॉट सो पावरफुल, जहाँ पे राजा जितने पावरफुल नहीं हैं. ही ग्रेजुअली एस्टेब्लिश हिज होल्ड ओवर पंजाब. उसने धीरे धीरे पंजाब में अपना कब्जा किया. विच ब्रॉट हिम टू द बॉर्डर ऑफ पृथ्वीराज चौहान्स किंगडम, जो कि उसको पृथ्वीराज चौहान के राज्य के एकदम बॉर्डर पे ले आया. ही नाउ सेट हिज साइड्स ऑन कॉन्करिंग दिल्ली. और अब उसने सोचा कि अब मैं दिल्ली को कॉन्कर करूँगा. ठीक है. पृथ्वीराज चौहान रायपिथौरा, पृथ्वीराज चौहान 3 रायपिथौरा. इन दोज डेज द राजपूत किंग पृथ्वीराज चौहान रूल्ड ओवर दिल्ली एंड अजमेर. उस समय के जो राजा थे पृथ्वीराज चौहान, वो दिल्ली में रूल कर रहे थे और अजमेर में. लाइक गौरी, पृथ्वीराज वॉज ऑल्सो पावरफुल and ambitious, wanted to expand his empire. Like Gauri, Prithviraj also wanted to expand his empire. Okay, so he too attacked Gujarat but was defeated by King Bhim. So he also attacked in Gujarat but he was also defeated by the King Bhim. He then turned his attention to the kingdoms in the east but again failed to conquer them, and he again
turned his attention to the kingdoms in the east side, but again he was failed. So he was left with only one alternative, to march towards Punjab. So he उसके पास सिर्फ एक alternative बचा कि that he has to go towards to Punjab. Naturally he came face to face with Gauri on the battlefield, and गौरी भी पृथ्वीराज के बगल में आ गया था, तो उसके पास भी कोई रास्ता नहीं था और इसके पास भी। तो दोनों एक दूसरे से युद्ध में सामने आ गए। तो द बैटल्स ऑफ तराइन, ठीक है। तो मोहम्मद गौरी एंड पृथ्वीराज फेस्ड ईच अदर ऑन द बैटल फील्ड एट अ प्लेस कॉल्ड तराइन, ठीक है, इन द ईयर 1191। इन द ईयर 1191 ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है कि तराइन का युद्ध कब हुआ था। तो 1191 में पृथ्वीराज इमर्ज द विक्टर, और उसमें कौन जीता था? पृथ्वीराज इमर्ज एज अ विक्टर। गौरी वॉज ग्रीवियसली वाउंडेड इन द बैटल बट ही मैनेज टू एस्केप। गौरी बहुत ही ज़्यादा चोट खाया था, जख्मी हुआ था, बट फिर भी वो बचने में कामयाब हो गया। ही स्पेंट अ ईयर प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट बैटल, और उसने He spent a year preparing for the next battle, returning to once again face पृथ्वीराज at Tarain in 1192। और उसने एक साल तक पूरी तैयारी करी अगले युद्ध के लिए, और फिर से पृथ्वीराज के साथ तराइन युद्ध किया 1192 में। पृथ्वीराज हैड अ लार्ज आर्मी कंसिस्टिंग ऑफ इन्फेंट्री मैन एंड मैनी एलिफेंट्स एंड हॉर्सेस। पृथ्वीराज के पास बहुत लंबी आर्मी थी, जहाँ पे तोप वाले आदमी, एलिफेंट और हॉर्सेस भी थे। तोप सेना, एलिफेंट वाली सेना, हॉर्स वाली सेना, घोड़े की सेना। सेवरल स्मॉलर रूलर्स एंड फ्यूडल्स ऑल्सो ज्वाइन इन बैटल। उसके जो छोटे छोटे राजा थे, जो उसके सामंती थे, वो लोग भी उसको युद्ध में ज्वाइन किए। गौरीज आर्मी वॉज मच स्मॉलर एंड डिड नॉट हैव एनी एलिफेंट्स। गौरी की आर्मी बहुत छोटी थी, बिकॉज एंड ही ऑल्सो डिड नॉट हैव एनी एलिफेंट्स। तो बट ही हैड स्विफ्टर हॉर्सेज एंड हिज कैवलरी मैन वर अडेप्ट एट शूटिंग एरोज वाइल राइडिंग। बट उसके पास स्विफ्टर हॉर्सेस थे, यानी कि बहुत तेज़ दौड़ने वाले घोड़े, एंड जो उसकी कैवलरी मैन थे, जो उसके आर्मी थे, वो तीर भाले चला सकते थे वाइल राइडिंग हॉर्स। तो when Gauri's horsemen attacked the elephants of Prithviraj, then the elephants started running backwards and started to devasting their own army। तो क्या करते थे, जब गौरी के हॉर्समैन अटैक करते थे एलिफेंट्स में, पृथ्वीराज के एलिफेंट्स को, तो एलिफेंट्स अपने आप को बचने के लिए, चोट लगने के लिए पीछे भागते थे एंड अपनी आर्मी को कुचल देते थे। तो दे अटैक द एलिफेंट्स एंड स्टैम्प्टेड देम। और उन्होंने क्या किया कि एलिफेंट को अटैक करते मारते। तो द राजपूत किंग टेस्टेड डिफीट इन द सेकेंड बैटल, एंड इन दिस वे पृथ्वीराज चौहान लॉस्ट द battle. After the battles of Tarain, the Turks established their rule over India, and after this battle of Tarain, Turks established their rule over Delhi। और इस तरह से उन्होंने दिल्ली में अपना रूल किया। डिस्प्लेसिंग द राजपूत्स, गौरीज जनरल क्विकली ब्रॉट द होल ऑफ नॉर्थ इंडियन अंडर हिज कंट्रोल। ठीक है, अब दिल्ली में रूल किया, किसको हटा के? राजपूत्स लोग को हटा के, और गौरी के जो जनरल्स थे, क्विकली ब्रॉट द होल ऑफ नॉर्थ इंडिया अंडर हिज कंट्रोल, और उन्होंने पूरा नॉर्थ इंडिया अपने कंट्रोल में ले लिया। रीजन्स ऑफ तुर्क्स सक्सेस इज वॉट? हाउ डिड द तुर्क सुल्तान मैनेज टू डिफीट सो मैनी प्रोमिनेंट राजपूत किंग्स टू एस्टेब्लिश हिज सुप्रीमेसी? कैसे वो इतने बड़ी आर्मी को या इतने सुप्रीम लीडर को कैसे हरा पाए? वाई वर द राजपूत किंग्स अनसक्सेसफुल इन बैटल? क्यों वो अनसक्सेसफुल हुए? तो दीज आर क्वेश्चंस हिस्टोरियंस हैव पॉन्डर्ड ओवर एंड दे प्रेजेंट मैनी कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज। और ये सारी क्वेश्चन से वो जूझे, जो हमारे इतिहासकार थे, एंड दे प्रेजेंट मैनी कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज, और बहुत सारे तर्क दिए उन्होंने, व्यूज दिए। Some historians believe that mutual difference between the Rajput rulers were the main cause of their defeat। कि जो राजपूत रूलर्स में एक दूसरे के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, उनके बीच में कुछ ना कुछ तनाव थे, इसलिए वो हार गए। राजा जयचंद प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल, और इसमें राजा जयचंद ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। Others believe that Turks were victorious because their cavalrymen were adept at using bows and arrows while riding horses। Other historians को क्या लगता था कि तुर्क के जो सैनिक थे वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड थे कि घुड़सवारी करते करते वो हथियार चला सकते थे। They could attack swiftly in battle and also retreat quickly to save themselves। अपने आप को अटैक करने के बाद अपने आप को बहुत आसानी से बचा लेते थे। Their battle tactics and resources were therefore superior to those of the slower moving Rajput armies। और राजपूत आर्मीज के जो लोग थे उससे ज़्यादा सुपीरियर थे, और उनकी टेक्निक भी बहुत ज़्यादा सुपीरियर थी तुर्क्स की। फ्रॉम स्लेव टू सुल्तान, मोहम्मद गौरी वॉज मर्डर्ड अ कपल ऑफ ईयर्स आफ्टर द बैटल ऑफ तराइन, एंड तराइन युद्ध के बाद उसका मर्डर हो गया मोहम्मद गौरी का। एट दैट टाइम हिज एम्पायर इन दिल्ली वॉज एडमिनिस्ट्रेड बाय हिज ऑफिसर एंड जनरल्स। और उस समय दिल्ली में उसकी
ऑफिसर्स और जनरल्स उस एम्पायर को संभाल रहे थे। कैन यू इमेजिन स्लेव सर्विंग एज सीनियर ऑफिसर्स एंड जनरल्स? क्या आप समझ सकते हो कि कैसे गुलाम लोग सीनियर ऑफिसर या जनरल बन सकते हैं? दिस वॉज अ कॉमन प्रैक्टिस इन कंट्रीज लाइक ईरान एंड तुर्की ड्यूरिंग दिस पीरियड। और उस समय ये सारी चीज़ें आम बात थी कि कैसे एक गुलाम अचानक से राजा बन जाता है। तो ट्रेडर्स वुड बाय यंग मैन, जो ट्रेडर्स होते थे, जो ट्रेड करते थे, व्यापारी, वो क्या करते थे? यंग मैन, जवान लड़कों को खरीदते थे। ट्रेन देम इन फाइटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेल देम टू द सुल्तान, और उनको फाइटिंग में ट्रेन करके, उनको राजनीति सिखा के उनको राजाओं को, सुल्तान्स को बेच देते थे। द स्लेव्स वर गिवन वर्क एंड रैंक अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटीज़, और जो स्लेव्स होते थे उनको उनके कैपेबिलिटी के हिसाब से काम दिया जाता था और पद दिया जाता था। दे वर पेड हाई सैलरीज, सम केपेबल स्लेव ऑफिसर्स इवन सक्सीडेड देयर मास्टर्स टू बिकम रूलर्स, और उनको हाई पेमेंट दी जाती थी। और कुछ बहुत ही काबिल गुलाम जो थे, जो कि धीरे धीरे सक्सीडेड देयर मास्टर्स टू बिकम रूलर्स। केपेबल स्लेव ऑफिसर्स इवन सक्सीडेड देयर मास्टर्स टू बिकम रूलर्स, और कुछ काबिल जो गुलाम थे वो अपने मास्टर्स को भी को भी पीछे छोड़कर रूलर्स बन गए। इन दिल्ली गौरी स्लेव कुतुबुद्दीन ऐबक वॉज इन चार्ज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। दिल्ली में जो गौरी का जो स्लेव था कुतुबुद्दीन ऐबक, वो इंचार्ज था पूरे एडमिनिस्ट्रेशन का। आफ्टर गौरीज डेथ कुतुबुद्दीन declared himself sultan, becoming the first slave sultan of Delhi. He began the construction of the कुतुब मीनार। गौरी की मौत के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने आप को सुल्तान डिक्लेयर कर दिया और पहला गुलाम सुल्तान बन गया दिल्ली का, और उसने कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन चालू कराया। ऑन कुतुबुद्दीन्स डेथ हिज स्लेव इल्तुमिश, जो कुतुबुद्दीन का जो गुलाम था इल्तुमिश, कुतुबुद्दीन की मौत के बाद, हु वॉज ऑल्सो हिज सन इन लॉ बिकेम द सुल्तान, और इल्तुमिश कौन था? कुतुबुद्दीन का दामाद भी था। ठीक है, वो सुल्तान बना। ही कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कराया। इल्तुमिश फेस 2 मेजर प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग हिज रूल्स, अपने राज के समय इल्तुमिश को 2 मेजर प्रॉब्लम्स हैंडल करनी पड़ी। फर्स्ट कंसर्न हिज ओन ऑफिशियल्स एंड अदर रिलेटेड टू द डिफीटेड राजपूत रॉयल फैमिलीज की, जो उसके खुद के ऑफिशियल्स थे वो, और जो दूसरे थे जो कि रॉयल फैमिली जो कि डिफीट हुई थी, हारी हुई थी, उनकी तरफ से उनके ऑफिशियल्स थे। इल्तुमिश सीनियर ऑफिसर्स एंड जनरल्स वर नॉट विलिंग टू वर्क अंडर हिम एंड डिड एज दे प्लीज्ड। एंड इल्तुमिश के जो सीनियर ऑफिसर्स थे वो क्या कह रहे थे कि हम तुम्हारे नीचे काम नहीं करेंगे, वो अपनी मर्जी का काम करते थे। तो दिस वीकेंड हिज एडमिनिस्ट्रेशन, और इसके कारण उसका एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा वीक हो गया। Taking advantage of the situation, the dissidents of the earlier defeated Rajput kings began opposing the Sultan, और इस मौके का फ़ायदा उठाकर जो हारे हुए राजपूत राजा लोग थे वो लोग उसके अपोज करने लगे, सुल्तान की बातों को अपोज करने लगे। दे स्टॉप डिपॉजिटिंग द रेवेन्यू जमा करना बंद कर दिए। दे कलेक्टेड फ्रॉम द पीजेंट्स इन द रॉयल ट्रेजरी, जो कि वो गुलाम लोगों से या गांव के लोगों से लेते थे, उसको वो लोग रॉयल ट्रेजरी में जमा करना बंद कर दिए। दे बिगेन लूटिंग ट्रैवलर्स एंड ट्रेडर्स ऑन द रोड्स, और जो भी ट्रैवलर्स या व्यापारी आते थे उनको वो लूट लेते थे रोड पे। दिस फर्दर वीकेंड द सुल्तनत एज अ रिजल्ट ऑफ विच इट्स रिट एक्सटेंडेड टू ओनली अ फ्यू सिटीज़ एंड टाउन्स, और इस कारण से उसका राज कुछ ही शहरों और नगरों तक ही सीमित रह पाया। Iltutmish sought to solve his problems by promoting 40 loyal and deserving slaves to high ranks. इल्तुमिश ने सोचा कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, 40 वफादार और काबिल गुलामों को एक ऊंचा पद दिया जाए। मैनी ऑफ दम वर मेड अख्तादार्स, बहुत से लोगों को अख्तादार्स बनाया। टू एडमिनिस्टर डिफरेंट प्रोविंसेस ऑफ हिज एम्पायर, ताकि उसके एम्पायर में जो अलग अलग प्रोविंस है उसको वो हैंडल करें, रेवेन्यू कलेक्ट करें, एंड जो कि वहाँ पे आंदोलन हो रहा है उसको दबाएं। दे कैप्ट पार्ट ऑफ द रेवेन्यू दे कलेक्टेड टू कवर देयर सैलरीज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, और उनको ये कहा गया कि रेवेन्यू से अपना जो सैलरी है वो कलेक्ट कर लो और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस को देखो। दे वर ऑल्सो पीरियडिकली ट्रांसफर फ्रॉम वन प्रोविंस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह पे उनका ट्रांसफ़र किया जाता था, ताकि कोई वहाँ पे किसी को मतलब दबा के ना रखे, अपना ही नियम ना लागू करने लग जाए, ताकि अपनी गैंग ना बना सके वो एक तरह से। बट द अख्ता और रैंक वॉज नॉट हेरिडेटरी, लेकिन जो अख्ता और जो रैंक थी वो हेरिडेटरी नहीं थी, वंशानुगत नहीं थी, कि ऐसा नहीं है कि बाप है तो बेटा भी बनेगा, नहीं। अ सन कुड नॉट इनहेरिट द रैंक ऑफ हिज फादर, वो इसका रैंक नहीं ले सकता, जो काबिल होता था उसी को मिलता था। Okay. Now the Razia Sultan. On Iltutmish's death, his daughter Razia ascended the throne of Delhi to become the first and only woman to rule Delhi. इल्तुमिश की मौत के बाद उसकी बेटी रज़िया ने दिल्ली की तख्ती संभाली एंड बिकम द फर्स्ट एंड ओनली वुमेन ऑफ दिल्ली, पहली और आखिरी, मतलब एक ही औरत, इकलौती औरत जिसने दिल्ली को रूल किया। शी ड्रेस्ड लाइक अ मैन, वो लड़कों की तरह पहनती थी, हॉर्स चला
रोड हॉर्सेज, घोड़े राइड करती थी, एंड लुकड आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स ऑफ द स्टेट, एंड पूरे राज्य का प्रशासन देखती थी, एस्टेब्लिशिंग पीस इन हर किंगडम, और अपने किंगडम में पीस, शांति बनाए रखती थी. Okay. However, in spite of her many sterling qualities, the Turks wanted someone on the throne. यानी कि उसकी इतनी अद्भुत क्वालिटीज़ होने के बाद भी तुर्क्स चाहते थे कि कोई और ऑन द थ्रोन टू होम दे कुड डिक्टेट टर्म्स, ऐसा इंसान बैठे गद्दी पे जिसको वो अपनी मर्जी से चला सके, क्योंकि रजिया किसी की बात नहीं सुनती थी. बट शी वॉज नॉट पपेट, लेकिन रजिया कठपुतली नहीं थी. शी सेट अप अ ग्रुप ऑफ रॉयल कमांडर्स, उसके बहुत राजशाही कमांडर्स थे जो कि लॉयल थे, एंड बिगेन गिविंग हाई रैंक्स टू नॉन तुर्क्स ऑल्सो, और जो नॉन तुर्की लोग थे उनको भी हाई रैंक देने लगी थी. और दिस इंसेंडेड द तुर्क अमीर्स, जो तुर्क के नोबल लोग थे, बड़े लोग थे, वो उनको ये सारी चीज़ें पसंद नहीं आ रही थी, और वो लोग इस चीज़ को अपोज करने लगे थे, इवन ब्रूटली. एंड इसके बाद उन्होंने इवेंचुअली मर्डर्ड हर, और वो लोगों ने उसका मर्डर भी कर दिया. नेक्स्ट है बलबन. आफ्टर रजिया, बलबन बिकेम द सुल्तान ऑफ दिल्ली. रजिया की मौत के बाद बलबन सुल्तान बना दिल्ली का. ही वॉज द वन ऑफ द 40 स्लेव्स इल्तुमिश हैड प्रमोटेड टू हाई रैंक्स. इल्तुमिश ने जो 40 लॉयल वफादार गुलाम को ऊंचे पद दिए थे, उनमें से एक था बलबन. उन्होंने संभाला. बाय नाउ द तुर्क अमीर्स हैड बिकम वेरी पावरफुल एंड शोड नो रिस्पेक्ट फॉर द सुल्तान. और इस समय तक जो तुर्क अमीर्स लोग थे, तुर्क के जो अमीर लोग थे, वो इतने पावरफुल हो गए थे कि वो सुल्तान को कोई रिस्पेक्ट शो ही नहीं करते थे. दे प्लॉटेड अगेंस्ट हिम एंड इवन बिगेन थ्रेटनिंग हिम. वो उनको धमकी देते थे, उनके खिलाफ षड्यंत्र रचते थे. हाउएवर द स्ट्रॉन्ग एंड आयरन विल्ड बलबन स्लोली बट फर्मली सप्रेस देम. लेकिन जो कहना चाहिए मजबूत विचारों वाला बलबन था, वो धीरे ही सही, लेकिन उन्होंने इन सारी बातों को, उन लोगों को दबा दिया. ब्रेकिंग देयर स्ट्रैंगल होल्ड ऑन पावर एंड कमेंटिंग हिज पोजीशन एज सुल्तान. और उसने अपने आप को एज अ सुल्तान साबित किया. इवेंचुअली ही इवन मैनेज टू विन देयर लॉयल्टी, एंड उसके बाद उसने धीरे से उनकी लॉयल्टी भी जीत ली. बलबन वॉज एन ऑटोक्रेट हु बिलीव द पावर ऑफ द सुल्तान कुड नॉट बी चैलेंज बिकॉज ही वॉज द शेडो ऑफ गॉड. बलबन का ये कहना था कि राजा जो है वो भगवान की परछाई है, और उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता. और इस राजा जो है वो भगवान की परछाई है, और वो धरती पे भगवान की तरफ से आया, तो कोई उसके खिलाफ नहीं जा सकता. ही फोर्स्ड हिज सब्जेक्ट्स टू बो देयर हेड्स बिफोर हिम. और ही फोर्स्ड हिज सब्जेक्ट्स टू बो देयर हेड्स बिफोर हिम. और उसने अपने जो नीचे के लोग थे उनको कहा कि मेरे सामने सर झुकाओ, सिजदा करो, एंड टच हिज फीट बाय बोस्ट इन सैल्यूटेशन. और पाँव छुओ और सैल्यूट करो, ये मतलब सत्कार के तौर पे. तो द तुर्क अमीर्स फॉलोड हिज ऑर्डर्स बिकॉज दे वर टेरिफाइड ऑफ द रिगोरस पनिशमेंट्स ही मेटेड आउट. क्योंकि बलबन ने बहुत ही कड़क पनिशमेंट दिए थे लोगों को, रूल्स बना दिए थे, तो जो आमिर्स थे वो लोगों को भी इस ऑर्डर को फॉलो करना पड़ा. ऑन बलबन्स डेथ कैकूबाद बिकेम द रूलर, बट ही रूल्ड फॉर ओनली 3 years, आफ्टर विच द स्लेव डायनेस्टी केम टू एन एंड. बलबन की मौत के बाद कैकूबाद रूलर बने, बट वो सिर्फ 3 साल के लिए रूल कर पाया, और उसके बाद गुलाम वंश का अंत हो गया. द तुर्क सुल्तान्स इंट्रोड्यूस न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज ड्यूरिंग देयर रीजन. और तुर्क सुल्तान लोगों ने एक नई प्रशासनिक नीति लागू करी. दे ऑल्सो प्रोटेक्टेड दिल्ली अगेंस्ट द इनकर्शंस ऑफ द पावरफुल सेंट्रल एशियन वर्ल्ड वॉर लॉर्ड चंगेज़ खान एंड अदर मंगोल लीडर्स. इन सारे लोगों से दिल्ली को बचाया. सेंट्रल एशियन के जो वॉरलॉर्ड चंगेज़ खान जो थे, युद्ध कर रहे थे, और जो मंगोल लीडर्स थे उनसे. इट वॉज ड्यूरिंग दिस पीरियड दैट मंगोल्स इन्वेडेड द होल ऑफ सेंट्रल एंड वेस्टर्न एशिया. और ये उस समय की बात है, ड्यूरिंग दिस पीरियड दैट मंगोल्स इन्वेडेड द होल ऑफ सेंट्रल एशिया एंड वेस्टर्न एशिया. ये उस समय की बात है जब मंगोल्स ने पूरा सेंट्रल एशिया और वेस्टर्न एशिया को तबाह कर दिया था. बट दे कुड नॉट डिफीट द दिल्ली सुल्तान्स. लेकिन वो दिल्ली के सुल्तान्स को हरा नहीं पाए थे. द तुर्क सुल्तानेट तो सॉ द इमिग्रेशन ऑफ मैनी पीपल फ्रॉम कंट्रीज लाइक ईरान. और जो तुर्क सुल्तान थे उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग अपना ईरान, तुर्की, खुरासन, ये सारी जगह को छोड़ के इंडिया में सेटल हो रहे हैं. मैनी डिटेल्स अबाउट द रूल ऑफ दीज सुल्तान्स कैन बी फाउंड इन द बुक्स रिटन ड्यूरिंग दिस पीरियड. और बहुत सारी डिटेल्स इन सुल्तान्स के बारे में कहाँ मिल सकती हैं, जो इस काल में लिखी गई हों. द तुर्क्स ब्रॉट विद देम नॉट ओनली देयर रिलीजन एंड ट्रेडिशन. जो तुर्क्स वहाँ से आए, उन लोग सिर्फ आए ही नहीं, उनके साथ वो अपना रिलीजन, अपनी ट्रेडिशन, बट ऑल्सो देयर आर्ट, अपनी कला, अपना खाना, अपनी तहजीब, अपनी आदतें, अपना कल्चर, अपना ड्रेस पहनने का तरीका, ये सब लेकर आए. और वी शैल लर्न मोर अबाउट द टर्किश इन्फ्लुएंस ऑन लाइफ इन इंडिया इन द नेक्स्ट चैप्टर. एंड इसके आगे का हम इसके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. अगर आपको इसके PDF चाहिए, नोट्स चाहिए, क्वेश्चन आंसर्स चाहिए, प्लीज़ ज्वाइन माई
टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक आपको मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल भारती राजपूत क्लासेस।